चाणक्य आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के करंट अफेयर के प्रश्न। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अभियान प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर शुरू किया गया? हमारा पहला ऑप्शन है विकास की ओर साझे कदम, यानी कि विकास की ओर संयुक्त कदम। दूसरा हमारा विकल्प है अतुल्य भारत अभियान 2.0। तीसरा है ओ स्मार्ट और चौथा है उड़ान 4.1। हमारे पहले प्रश्न का उत्तर है ए, विकास की ओर साझे कदम। ये इस पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने पंचायती राज दिवस के दिन शुरू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में सभी सभाओं को और साथ ही साथ जितनी भी पंचायती राज संस्थाएं हैं उन सबको संबोधित किया। पंचायत स्तर पर सार्वजनिक खरीद के लिए एकत्रित ई ग्राम स्वराज और साथ ही साथ जेम पोर्टल का भी उद्घाटन किया। विकास की ओर देखे कदम अभियान का शुभ आरंभ समावेशी विकास और योजनाओं के लाभों को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए केंद्रित है। स्वामित्व योजना के तहत लगभग 35 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड का भी कुल जो किसान हैं उनके बीच वितरण किया गया। ग्वालियर स्टेशन के पुनर्विकास और साथ ही साथ 3 ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई गई। इन सभी की लागत कुल 23 करोड़ रुपए आई है। अगर हम बात करें जल जीवन मिशन की 5 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ और साथ ही साथ 4000 से अधिक गांवों में लगभग 9 लाख परिवार भी लाभान्वित हुए इन सारी योजनाओं के तहत। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कह रहा है पोंजी स्कीम क्या है? पहला विकल्प वैध निवेश के माध्यम से कम जोखिम के साथ उच्च प्रतिफल उत्पन्न करने का एक तरीका। दूसरा विकल्प कहता है कि सरकार द्वारा स्वीकृत निवेश अवसर जो बिना किसी जोखिम के लाभ की गारंटी देता है उसे पोंजी स्कीम कहते हैं। तीसरा विकल्प कहता है कि एक प्रकार की ऐसी बचत योजना जिसमें रिटर्न उत्पन्न करने के लिए हम उच्च जोखिम उठाते हैं और साथ ही साथ जो उसके उपक्रम हैं उनमें धन का निवेश किया जाता है। और हमारा आखिरी विकल्प है एक कपट पूर्व निवेश योजना जहां मौजूद निवेशकों को रिटर्न का भुगतान नए निवेशकों के फंड से किया जाता है और इसे पिरामिड योजना के स्वरूप में भी जाना जाता है। तो जो हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। पोंजी एप्स पर शिकंजा कसने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरबीआई के और साथ ही साथ जो उससे संबंधित मंत्रालय हैं उन सबको कहा है कि हम इस पोंजी स्कीम के खिलाफ नियम और कानून बनाएंगे ताकि इस तरीके की स्कीम में लोग ना फंसे और लोगों की जो मेहनत की कमाई है उसकी रक्षा की जा सके। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कोविड-19 के दौरान पश्चिमी देशों द्वारा अपनाए गए तरीके जैसे कि आधुनिक मुद्रा छापना और साथ ही साथ इन मुद्राओं का वितरण करना उनकी अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक साबित हुए हैं। अगर हम अभी तक की भारत की अर्थव्यवस्था देखें तो बाकी जो देश हैं उनसे अगर तुलना करें तो अभी हमारी अर्थव्यवस्था ज़्यादा सही है। इस कारण से हम पूंजी योजनाओं पर भी अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो हम अपनी आर्थिक स्थिति को और भी मजबूत कर सकते हैं। पूंजी योजनाएं एक कपट पूर्वक निवेश घोटाला है जो निवेशकों को न्यूनतम जोखिम के साथ साथ उच्च रिटर्न देने का वादा करते हैं। अब हम देखेंगे अपना तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अपनी तरह की पहली मेट्रो रेल नेटवर्क है जिसके साथ साथ सार्वजनिक नाव सेवा भी उपलब्ध है? पहला विकल्प है नम्मा मेट्रो, दूसरा है कोची वाटर मेट्रो, तीसरा है कोलकाता जल मेट्रो, चौथा है बेंगलुरु मेट्रो। हमारे तीसरे प्रश्न का जो उत्तर है वो है कोची वाटर मेट्रो। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोची में भारत की पहली जल मेट्रो सेवा को हरी झंडी दिखाई। परियोजना का उद्देश्य है कोची के द्वीपों को मुख्य भूमि से जोड़ना और सुरक्षित, किफायती और जेब के अनुकूल यात्रा विकल्प को प्रदान करना। पहले चरण में 8 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौकाएं 2 मार्गों पर संचालित होंगी, एक हाई कोर्ट से वायपिन
और दूसरी जो है वाईटिला से कन्नड़ तक जाएगी। इस परियोजना से क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ आर्थिक विकास भी बढ़ेगा। ये पहली ऐसी मेट्रो है जिसके साथ साथ आपकी सार्वजनिक न्याय सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। अब हमारा चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस निर्वाचन क्षेत्र में समाज संसद की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? हमारा पहला विकल्प है कोटा बूंदी, दूसरा है अजमेर, तीसरा है उदयपुर, चौथा है प्रतापगढ़। हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, कोटा बूंदी। देखिए, समाज संसद का ये प्रतियोगिता राजस्थान के कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में इसकी शुरुआत हुई थी। इस प्रतियोगिता के जो विजेता हैं उनको 30 अप्रैल से 10 मई तक संसद आने का भी अवसर मिलेगा। इस अनूठी प्रतियोगिता की शुरुआत लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने युवाओं के बीच लोकतांत्रिक मूल्यों और साथ ही साथ संवैधानिक आदर्शों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की थी। ये अपनी तरह की पहली एक ऐसी जो है प्रतियोगिता है जिसका भारत में ओम बिरला जी ने युवाओं के लिए इसको बढ़ावा दिया है। इस दौर के तहत पहले चरण में कक्षा 6 से 12 तक के लगभग 500 छात्रों को दिल्ली आने के लिए चुना गया है। पांचवा प्रश्न, मणिपुर में खोंगजोम दिवस क्यों मनाया जाता है? पहला विकल्प है मणिपुरी संस्कृति और उसकी विरासत का जश्न मनाया जाता है। दूसरा विकल्प है 1891 में जो अंग्रेजों और मणिपुर के लोगों में लड़ाई की गई थी उस युद्ध की याद में हम खोंजोम दिवस मनाते हैं। तीसरा है कटाई के बाद का जश्न और चौथा है स्थापना दिवस मना रहे हैं। देखिए, जो खोंजोम दिवस है वो 1891 के जो अंग्रेजों और मणिपुर के लोगों के बीच में युद्ध हुआ था उसको याद करके मनाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। 23 अप्रैल को मणिपुर ने खोंगजोम युद्ध के बहादुर नायकों को सम्मान देते हुए खोंगजोम दिवस मनाया। 1886 में सूर्यचंद्र को मणिपुर की गद्दी विरासत में मिली, जिसका संधियों के माध्यम से ब्रिटिश ताज के साथ संबंध था, लेकिन यह सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं था। जो सूर्यचंद्र थे उनका विवाद था उनके छोटे भाई के साथ जिसका नाम था कुलचंद्र और टिकेंद्रजीत। कुलचंद्र और टिकेंद्रजीत ने विद्रोह कर दिया सूर्यचंद्र के खिलाफ। 1819 में इन विद्रोही गुटों ने सूर्यचंद्र को गद्दी से हटा दिया और कुलचंद्र को राजा घोषित कर दिया। अब जब कुलचंद्र राजा बने तो ब्रिटिश का हस्तक्षेप जो है होने लगा। अब अंग्रेजों ने कुलचंद्र को राजा के स्वरूप में मान्यता देने और टिकेंद्रजीत को गिरफ्तार करने के लिए जेम्स क्विंटन को मणिपुर भेजा। 1891 में इसी कारण से मणिपुर और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ। पहले चरण में तो अंग्रेजों ने आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन जो दूसरा चरण था उसमें अंग्रेज जीत गए। उन्होंने कंगला किले पर कब्जा कर लिया। उसके बाद उन्होंने टिकेंद्रजीत को फांसी दे दी और कुलचंद्र और साथ ही साथ जो उनके अन्य साथी थे उनको अंडमान द्वीप में भेज दिया। युद्ध को भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आम विद्रोह के हिस्से के रूप में देखा गया और इस युद्ध के बाद मणिपुर ब्रिटिश राज के अंतर्गत आ गया। आज इस वीडियो में इतने ही सवाल। हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे और डेली करंट अफेयर के प्रश्नों के साथ। आप इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.